नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इग्नू के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और सारे क्लासेस स्टेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से स्पॉन्सर किया जा रहा है। और इस क्लास के दो फ़ायदे हैं, अभी चलने वाले एग्ज़ाम का गेस भी एज वेल एज चीज़ों के असाइनमेंट भी अपने आप सॉल्व हो जा रहे हैं। इसलिए आप एसएफ स्टेट फॉरवर्ड क्लासेस का जो एसएफ ऐप है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और चीज़ों को देखिए और हमारे संपर्क में रहिए। कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे चीज़ों को ले सकते हैं या अपनी बात कह सकते हैं। आज मैं बताने जा रहा हूँ राष्ट्रीय काव्य धारा BHDE 142 3 खंडों में ये विभाजित है। इस पे बच्चों का कहना है कि बड़ा टफ सा लगता है, तो उसका सीधा सा कारण है कि इसमें अच्छा खासा मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो क्लास में पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को कहता भी हूँ कि अगर कोई और अच्छी तरह से इस टॉपिक को पढ़ना चाहता है तो NCERT का 12 का मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को एक बार गो थ्रू करना चाहिए। खैर, अब मैं चलता हूँ। आधुनिक युग की भूमिका, हिंदी साहित्य के साथ जो समस्या है आधुनिक युग के सीमांकन का, तो आदिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल, तो आधुनिक काल पर डिबेट है। डिबेट ये है कि आधुनिक काल वैश्विक परिप्रेक्ष्य में आधुनिक काल का अलग मापदंड है और भारत के परिप्रेक्ष्य में आधुनिक काल का अलग मापदंड है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य थोड़ा समझिए कि आधुनिक काल का क्या अंतर है। तो मध्यकाल से जब मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के विधियां बदल जाए, एग्रो बेस्ड सोसाइटी, कृषि आधारित समाज शहरी समाज बनने लगे, शहर में उत्पादन के तकनीक बदल जाए, सोच में धर्मांधता खत्म हो जाए, सोच के अंदर तर्कवाद अपना पूरा जगह ले पसर जाए, कोई चीज़ तार्किक होकर सोचे, सरकार के स्वरूप शोषणकारी ना हो, वो जन कल्याणकारी होने लगे और लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं जो है उससे एक ऊर्जा उन्मेष पैदा हो, उससे कुछ नवाचार होने लगे। साहित्य का एक ऐसा स्वरूप आए जिसके अंदर सत्यम शुभम सुंदरम की भावना हो, जो सर्वमंगलकारी हो, किसी व्यक्ति और दरबार के परिप्रेक्ष्य में न लिखा जाए। चित्रकलाएं स्वतंत्र होके अपना अस्तित्व बनाए, संगीत स्वतंत्र होकर अपना अस्तित्व बनाए, केवल भजन और इस प्रशंसा तक ना वो सीमित रहे। ये तो ऐसे बहुत से कारण हैं जो मॉडर्निटी को, आधुनिकता को दिखाता है। उसमें कुल मिलाकर अगर एक शब्द जो है आधुनिकता का बोध कराने वाला, वही तर्क से चलने वाला समाज, तर्क से चलने वाले लोग, यानी किसी चीज़ को आंख मूंद कर न मानना ही तर्क है। यानी प्रज्ञा, लोगस आदमी के अंदर डेवलप हो और सोफी अंदर डेवलप हो, यानी प्रज्ञा, विजडम से चीज़ें चले। ये आधुनिक काल के कुछ मापदंड हमारे इतिहास में तय किए गए हैं। यूरोप के संदर्भ में एक बात होती है कि यूरोप जो है में एक साथ 2-3 आधुनिकीकरण के तत्व उभरते हैं। एक जोग्राफिकल डिस्कवरीज, ट्रेड के लिए जितने समुद्र किनारे देश थे, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, सब व्यापार के लिए कूदते हैं। और पुर्तगाल और स्पेन का कूदना 2 चीज़ों को बताता है कि एक स्पेनी बहादुर स्पेन का रहने वाला चला था वो भारत की ओर, पूरब की ओर, वो चला गया ऊपर पश्चिम की ओर, और एक सर्वथा नई दुनिया खोजा अमेरिका को, और उससे जुड़ा कनाडा, और वो आसपास के वेस्ट इंडीज़ और उस इलाके में पहली बार
पुरानी दुनिया के लोग गए, यानी उससे पहले, उसकी यात्रा से पहले, यानी 1500 ईस्वी तक दुनिया दो भाग में बटी थी। न्यू वर्ल्ड, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी किसकी थी? तो एशिया की थी, यूरोप की थी, अफ्रीका की थी। ऑस्ट्रेलिया भी अननोन था हमारे लिए और अमेरिका भी अननोन था। और अमेरिका की खोज हुई तो उसे डिस्कवरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड कहा गया। तो यूरोपीय आधुनिकीकरण में भौगोलिक खोज, फिर धर्म सुधार और पुनर्जागरण, ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ ऊर्जा पाकर, एक दूसरे के सहयोग से ही एक साथ ही उभरती है। अलग अलग काल निर्धारण पहले किया जाता था, लेकिन इतना सिस्टमेटिक और व्यवस्थित नहीं हुआ, एक दूसरे से ऊर्जित हो गया और नई दुनिया को के निर्माण में लग गया। इन सब का परिणाम हुआ कि साइंटिफिक, वैज्ञानिक समझ आई, प्रबोधन का काल, मनुष्य इनलाइटेड हुआ, उसके दाल दलिया के जरिया बदल गए, व्यापार और शहरीय जीवन बहुत महत्व रखने लगा, फ्यूडलिज्म, सामंतवाद का पतन हो गया यूरोप में। और ये सब सामंतवाद के पतन के बाद नई प्रवृत्तियाँ उभरती है वैश्विक पटल पे जाके। उसके बाद जब साइंटिफिक रिवॉल्यूशन होता है, विज्ञान मन की कल्पनाओं को जब पुष्टि करने लगता है अपने ढंग से, लोग प्रकृति के रहस्य को खोजने लगते हैं और बताते हैं कि ये कोई दैवीय स्वरूप नहीं है, प्रकृति एक बहुत ही सिस्टमेटिक व्यवस्था का नाम है, और उसको तर्क से सिद्ध करते हैं। कुल मिला के इस सब से एक आंदोलन निकलता है, इन सब का प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, औद्योगिक क्रांति हो जाती है और फिर मनुष्य का जीवन एक नया रूप लेता है, चूँकि टोटली मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की विधियाँ बदल जाती है, समाज का स्ट्रेटिफिकेशन बदल जाता है, स्तरीकरण बदल जाता है और नए ढंग के वर्ग खड़े होते हैं। फिर उनके कल्याण के लिए संघर्ष चलता है और जाके चीज़ें पहुँच के विश्व युद्ध तक पहुँच जाती है, इतनी हवस बढ़ जाती है। 2 विश्व युद्ध मानवता ने देखा और विज्ञान का सबसे विभत्स रूप देखा, चूँकि एटम बम का प्रयोग हुआ जापान में अमेरिका द्वारा, नागासाकी और हिरोशिमा दोनों जगह बर्बाद किया गया। उसके बाद डीकोलोनाइज होता है, दुनिया में जितने उपनिवेश थे यूरोपियन शक्तियों का, वो सब आज़ाद होने लगता है और इस घटना के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकता की शुरुआत होती है। तो उत्तर आधुनिकता को ऊर्जा कहीं ना कहीं आज़ादी से मिलता है, जो देश गुलाम थे उससे मिलता है, फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन, लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ें बदल जाती हैं और आज हम उत्तर आधुनिक काल में हैं। ये पूरा वैश्विक खांचा मैंने खींच दिया। भारत के संदर्भ में है कि भारत में सामंतवाद उस रूप में नहीं था जिस रूप में यूरोप में था, चूँकि बड़ी दास की खरीद फरोख्त और एक पदानुक्रम व्यवस्था थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, जो ऊपर लॉर्ड होता था, उसके नीचे वो सब चीज़ हायर कर रखा था और वो लोग 4 स्तरीय व्यवस्था थी और नीचे लोग त्राहिमाम करते थे और सब एक दूसरे के प्रति जिम्मेवार थे, एक शासक वर्ग के प्रति, प्रभुत्वशाली वर्ग के प्रति आम आदमी से कोई मतलब नहीं था, उसका पतन होता है। उसी तरह से भारत में हम सामंतवाद नहीं देखते, लेकिन भारत में जो आधुनिकीकरण के लिए जो सबसे बड़ी समस्या खड़ा हुई वो यहाँ का अंधविश्वास और गलत सत्ता। होता क्या है कि मुग़ल काल एक बड़ा शक्तिशाली वंश था, बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे उसमें पतन होता है। पतन होने के बाद क्षेत्रीय शक्तियाँ उभरती हैं। मुग़लों के सरदार के द्वारा हैदराबाद, लखनऊ, अवध और कलकत्ता में बहुत ये लोग अपना पैर जमा लेते हैं, केंद्रीय शक्तियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आती है इंग्लैंड की। चारों ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वो लोग भी आपस में लड़ती हैं, लेकिन सिमटती चली जाती है। पुर्तगाल तक की ईस्ट इंडिया कंपनी
गोवा तक सिमट जाती है और तटीय इलाके गोवा और दमन दीव तक सिमट जाती है। फ्रांस की शक्तियाँ दक्षिण भारत में कुछ देर पावरफुल होती हैं, धीरे धीरे सिमट के पुडुचेरी पांडिचेरी तक रह जाती है। डच बाहर निकल जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ये पूरा देश चला जाता है। अब कंपनी प्लासी और बक्सर के 2 युद्ध होते हैं। बक्सर के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स इस कंपनी को इस देश को पूरा अपने कब्जे में ले लेता है और वो व्यापारिक कंपनी ना हो के राजनीतिक शक्ति बन जाती है। और राजनीतिक शक्ति बनने के बाद धीरे धीरे वो भारत के अंदर कुछ लॉबी होती है अंग्रेज़ों की, जो चाहते हैं कि इन लोगों को थोड़ा ज्ञान शिक्षा दिया जाए ताकि हमारे शासन को समझे, इंसानियत आए। लेकिन एक वर्ग है जो इसका विरोध करता है। क्यों विरोध करता है? ये बहुत बड़ी इतिहास की घटना है, इसलिए कि ये अमेरिका की पुनरावृत्ति ना हो जाए। ये लोग ठीक भारत में जब ये प्रवेश कर रहे हैं तो अमेरिका जो इनकी कॉलोनी थी वो आज़ाद हो रही है और भारत में दोनों घटना एक साथ होती है। सोने के अंडा देने वाली चिड़िया के रूप में भारत मिलता है और एक दूसरा अंडे देने वाली चिड़िया इनके हाथ से छूट जाती है। तो ये लोग सतर्क हैं, फूक फूक के चल रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं भारत में किसी ढंग का विकास हो। इसी बीच एक ऑफिसर विलियम जोन्स आता है और उस समय नादिया स्कूल था, बड़ा इम्पॉर्टेंट स्कूल था, वहाँ संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। संग संग वहाँ बहुत अच्छे ढंग से हिंदू लॉ यानी जीमूत वाहन का दया भाग, जिससे प्रॉपर्टी राइट और तमाम चीज़ गाइड होता था बंगाल में और शेष इंडिया में, बंगाल माने बिहार, बांग्लादेश और उड़ीसा, ये सब असम, बंगाल ही हुआ करता था। और रेस्ट भाग में जीमूत वाहन, रेस्ट भाग में विज्ञानेश्वर का मिताक्षर से चीज़ें चल रही थी। वो व्यक्ति में बड़ी ललक थी, उसने संस्कृत सीखा। फिर तब तक कलकत्ता मदरसा की स्थापना हो गई थी 1781 में और वो वॉरेन हेस्टिंग्स का योगदान था। वहाँ से उसने उर्दू और अरबी और फारसी सीखा और उसके बाद वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया। वहाँ तमाम किताबों का अनुवाद शुरू हुआ। अनुवादक के रूप में हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो हिंदी के आदि प्रणेता हैं। और इस तरफ एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट होता है, एक विलियम बेंटिक के रूप में 1835 में, बल्कि उसको पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। उससे पहले तीनों प्रोविंस के अलग अलग गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, महाराष्ट्र। 3 प्रोविंस थे और 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर थे, पंजाब का पार्ट और सेंट्रल पार्ट जो उत्तर प्रदेश का प्रोविंस था। तो और सब जगह देसी रियासत था और उनको कहीं ना कहीं इनकी आधिपत्य में रहना पड़ता था, इनको उसके लिए लगान कर टैक्स देना पड़ता था। तो विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल हुआ। उसके अंदर उस समय एक सुधार की आंधी चली बंगाल में और कहा जाता है कि आधुनिक भारत का पहला व्यक्ति राजा राम मोहन राय वही आंदोलन को चलाते हैं। वो समाज सुधार आंदोलन है, धार्मिक सुधार भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे धार्मिक चीज़ भी उस आंदोलन से जुड़े हुए थे। राम मोहन राय बहुत विद्वान आदमी थे, लगभग सारे एंशियंट क्लासिकल लिटरेचर वर्ल्ड के और इंडिया के जानते थे। संस्कृत पे भी उतनी ही पकड़ थी जितनी अंग्रेजी पे, लैटिन पे, हुब्रू पे, फारसी पे, अरबी पे, सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने एक ऐश्वरवादी के नाम संदेश लिखा। वो चाहते थे कि हिंदू धर्म की बुराइयों का एक बहुत बड़ा जड़ बहुदेववादी से व्यवस्था है और कहीं ना कहीं अद्वैतवाद के समर्थक थे। और धर्म के साथ उन्होंने समाज में बाल विवाह और सती प्रथा तमाम चीज़ों का लिए आवाज़ उठाए। इसीलिए फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसका प्रभाव पड़ा। कहीं ना कहीं बेंटिक डरता था कि ज़्यादा समाज में ना इंटर किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स अलाउ नहीं करते थे, फिर भी उसने कुछ न कुछ करके दिया, सती प्रथा को रोका। इसी बीच क्या होता है कि 1813 इग्नू के जो बुक है उसमें मिसप्रिंट हो गया है, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा।
1873 लिखा गया है। 1813 में चार्टर एक्ट, ये लोग हर 10 साल पे चार्टर एक्ट लाते थे। तो 1813 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने कहा, दो बातें कही कि भाई एक तो शिक्षा पे डायरेक्ट नहीं, भारत के साहित्य और विज्ञान की सोच पे पैसा खर्च किया जाए और चीज़ों से जो बचता है होना चाहिए, डायरेक्ट शिक्षा पे नहीं। और दूसरा, ईसाई मशीनरियों को रोक दिया गया था, चूँकि बहुत डर रहे थे लोग कि कहीं किसी कारण से अमेरिका वाली घटना की पुनरावृत्ति न हो जाए और भारत हाथ से न निकले। तो ईसाई मशीनरियों के बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर के बीच बड़ा गुत्थम गुत्थी रहता था, उन लोगों को काम नहीं करने दिया जाता था भय से। फिर उसकी लॉबी मजबूत हुई, ब्रिटेन में हंगामा हुआ और अंत में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं भाई, चार्टर एक्ट में ये प्रोविज़न किया कि यूरोप के नहीं लेकिन कम से कम ब्रिटेन के जो मिशनरीज़ हैं उनको शिक्षा के लिए जगह दिया जाए, प्रचार करने दिया जाए। तो धर्म का प्रचार उनका एक मतलब मेन संबल था और उस बहाने वो शिक्षा का प्रसार किए। इस बात से भी हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि ईसाई मिशनरियों ने शिक्षा में कहीं ना कहीं योगदान दिया है। और जहाँ तक धर्म की परिवर्तन की बात है तो क्षणिक बात थी, क्योंकि आज का भी सेंसस हम देखते हैं, जो लेटेस्ट सेंसस है 2011 का, उसके बाद तो अभी रिपोर्ट आई नहीं है, हुआ ही नहीं है। तो 2.3% ही ईसाई पॉपुलेशन है, इसलिए वो कोई बहुत बड़ा मुद्दा मेरे समझ से नहीं है। अगर इतना ग्रोथ स्लो है 300 साल में तो क्या मतलब है, खैर वो डिबेट है, उससे मुझे नहीं लेना देना है। तो 1 लाख रुपया साहित्य के पुनरुद्धार और भारतीय एज वेल एज जो कंपनी के लोग हैं उनमें वैज्ञानिक सोच के लिए 1 लाख रुपए की व्यवस्था 1813 में की गई। लेकिन वो पैसा खर्च नहीं हुआ, वो पैसा खर्च नहीं हुआ। अंत में विलियम बेंटिक के पास जब एक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति फिर इंग्लैंड से आता है, लॉ कमीशन का मेंबर बन के, लॉ कमेटी का, और वो कोई और नहीं है जो डेली भारत में जिसका नाम लिया जाता है, विलियम बेंटिक। हमको लगता है किसी भगवान के बाद अगर किसी अंग्रेज का नाम कभी भी लिया जाता है तो वो व्यक्ति का नाम है लॉर्ड मैकाले। वो व्यक्ति ब्रिलियंट व्यक्ति था। उसे एक ही बात कहा विलियम बेंटिक ने कि भाई तुम जरा इस चीज़ को डिफाइन करो कि ये पैसा जो खर्च करना है वो कैसे किया जाए। 2 शब्द को, साहित्य के पुनरुत्थान और विज्ञान की सोच। उसने, वो चूँकि ब्रिलियंट आदमी था और कुछ हद तक भारत के बारे में कम पढ़ा लिखा था, अपना इंग्लैंड का तो विद्वान था नो डाउट, लेकिन कुछ बेवकूफ़ियाँ उसने कर गई जिसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ता है। उसने उठा के 2 शब्द को लगभग 18,000 शब्दों में उसकी व्याख्या कर दी और भारत की धज्जी उड़ा दी कि हाँ शिक्षा का ये हाल है वो हाल है। लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि उसने सोर्स जो लिया वो विलियम जोन्स का एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का लिया। बहुत सारी किताबें उस समय तक एशियाटिक सोसाइटी के नॉलेज में भी नहीं थी। जनरली उन किताबों की कट ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया, लाइक भगवत गीता, उपनिषद। चूँकि उपनिषद के फारसी में भी बहुत सारे अनुवाद अकबर के बाद भी होता रहा, स्वयं दारा सिकोह ने बहुत सारे उपनिषद के अनुवाद किए थे, मजमा बहरीन, तो उन्हीं चीज़ों का कर सका। और जो हमारा सबसे मतलब ऐसा आख्यान है जिसमें इतिहास में विश्वास नहीं किया जाता है, वो पुराण है। तो वो पुराणों का किया, 18 पुराणों का कर डाला। लेकिन उसके नज़र में 2 चीज़ नहीं गई। अगर जाता तो इतना बड़ा मिस्टेक नहीं करता, भारत के को इतना बेवकूफ़ नहीं समझता। क्या नहीं गई? तो एक चाणक्य का अर्थशास्त्र, चूँकि वो आया ही 1910 में और 1833 में वो था नहीं, किसी के नॉलेज में नहीं था। माना जाता है कि 1905 में तो उसकी खोज ही हुई। और कालिदास की चीज़ों को, चूँकि वो बार बार मिल्टन की ओर भागता है, उसको बहुत मिल्टनियन लिटरेचर बहुत अच्छा लगता है। काश अगर वो मेरा कालिदास पढ़ लिया होता तो इतनी बेवकूफ़ी नहीं करता। खैर, जो कुछ भी अवेलेबल सोर्स थे उसके आधार पर उसने धज्जी उड़ाया। मान्यताओं के हिसाब पे गलती तो थी। उसने कहा कि काला पानी जाने से डरता है,
ब्लैक वाटर मतलब समुद्र पार करने से। ये लोग मुंज घास जहाँ ना हो वहाँ ना जाता है। मुंज ये भी खोज लिया उसने, हमारी हिंदू परंपरा में है कि जहाँ मुंज घास ना हो, जिस घास को से हमारे सारे आराधना और पूजा पाठ होते हैं, जहाँ काला हिरन ना हो, तो इस सोच के आदमी है। हाँ, एक बात की तारीफ किया कि इनका भौतिक मतलब फिजिकल और मॉरल वैल्यूज़ एट पार है, वो यूरोप के किसी से भी कम नहीं है। चलिए खैर, इतना इज्जत रखा कि हमें चोर उचक्का नहीं समझा। तो उसके बाद शिक्षा में उसने कहा कि ऐसी शिक्षा दो कि ये हमारे ट्रांसलेटर बने, हमारे इंटरप्रेटर बने, और हमारे साहित्य को सब चीज़ को पढ़ाओ और उसकी ये व्याख्या करें और यहाँ क्लर्क तैयार करो जो हमारे प्रशासन में मदद करे। इट मीन्स इंग्लिश को कंपलसरी करो। हालांकि उसके बाद डलहौजी के ज़माने में चीज़ें बदल गई और वुड डिस्पैच जो पहला एक मुकम्मल शिक्षा नीति के रूप में आया, जिसने सब जगह विश्वविद्यालय खोलने की बात की, कलकत्ता, मद्रास और सब जगह कहा कि यूनिवर्सिटी खोलो। संयोग से विद्रोह हो गया। विद्रोह के बाद लेकिन कलकत्ता, बम्बई और मद्रास और इलाहाबाद, पंजाब में यूनिवर्सिटी खोला और शिक्षा का विस्तार हुआ। इसी बीच एक हिंदी साहित्य में अद्भुत प्रतिभा का व्यक्ति जन्म लेता है। शायद उतना प्रतिभावान कहना मुश्किल है किसी और को। इसलिए मैं कहता हूँ ऐसा कि 2-3 लोग का जीवन आप जब पढ़ेंगे तो बड़ा आश्चर्य होगा कि व्यक्ति इस स्तर तक भी अपने इतने कम व्यय में, इतने कम उम्र में अपना निर्माण कर सकता है। कभी कभी मैं जब भगत सिंह को पढ़ता हूँ तो ठीक है, भगत सिंह की बातों से हम कितना एग्री और डिसएग्री करेंगे वो अलग चीज़ है, लेकिन एक 22-23 साल का नौजवान इतना अधिक विश्व लिटरेचर का ज्ञान रखता था। उसने कॉमन सेंस तक पढ़ा था, जिस कॉमन सेंस को पढ़ के अमेरिका में क्रांति हुई थी, थॉमस पेन का, वो भी पढ़ा था। भगत सिंह के स्टडी लिस्ट में है, उस किताब की चर्चा है। उसी तरह से मुझे साहित्य का भगत सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र लगता है। उनको मैं सत नमन करता हूँ कि 35 वर्ष का आदमी मेरे ये दुनिया से वो चले जाते हैं। ऐसे विलियम डेरेजियो भी है जिसका बहुत बड़ा योगदान है पुनर्जागरण में, और पुनर्जागरण से ही आधुनिक काल की गंगा बही है हिंदी साहित्य में। एक घरीसाज था, उसकी भी कविताओं में देखता हूँ कि क्या बारूद था, हैजा से वो उनकी मृत्यु हो गई। तो कुछ कम उम्र के लोगों ने तहलका मचाया। तो भारतेंदु हमारे आदि गुरु हैं हिंदी साहित्य के। उनका एक भाषण है, भारत वर्ष का उत्थान कैसे हो, बलिया में एक मेले में उन्होंने दिया है। कौन ऐसी बात नहीं है, ये तय है कि उन सारे प्रश्नों को राजा राम मोहन राय ने उठाया था, लेकिन एक बनारस का रहने वाला नवयुवक कैसे उन चीज़ों को उठाया है और वो कैसे कहता है कि भाईचारावाद, ऊंच नीच, जाति धर्म, बाल विवाह, कोई भी समकालीन समस्या नहीं है जो उस हिस्से में नहीं है या उनके नाटक भारत दुर्दशा में नहीं है, और इसके लिए वो आतुर रहते थे। और उनके बहुत सारे मित्र मंडली जो थे, विलियम जोन्स के यहाँ ट्रांसलेटर थे, दाल दरिया था, चाहे इंसा खां का नाम ले, लोग थे। एक चीज़ और आपको पढ़ के मिलेगा कि एक समय ऐसा था कि मुसलमान हिंदुओं को अपने से निम्न समझते थे, इसलिए कि चूँकि वो सत्ता वर्ग के थे। तो इस पर भी प्रश्न उठाया है कि तुम भाईचारे के साथ रहो, हिंदू मुस्लिम। आज की तरह वो सवाल नहीं था, वो तो 1857 विद्रोह के बाद हुआ, 80-85 से शुरू हुआ कि दोनों धर्म के बीच दूरी बढ़ने लगी। लेकिन उस समय सामाजिक स्थिरीकरण में थोड़ी सी रुकावट थी, जातीयता की तरह, जैसे हम तथाकथित, जिसको हम अछूत कहते हैं, जो वर्जित है अब संविधान में, लेकिन जैसा भेदभाव था उस ढंग का भेदभाव देखने को मिलता है। कटुता और वैमनस्यता नहीं मिलती है, जान मारने के लिए खून के हम प्यासे नहीं हैं। लेकिन भारतेंदु के ही रचना से सही अर्थों में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल शुरू होता है। इसलिए और उनकी मंडली के साथ और बाद में धीरे धीरे उसमें रिफॉर्म होता है, लंबा चलता है, और उसमें मदद करने वाले धीरे धीरे आप सुनते होंगे, पढ़े होंगे, आप हिंदी साहित्य के लोग हैं कि उसमें बहुत बड़ा योगदान द्विवेदी युग का है, उसमें बहुत बड़ा योगदान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है,
उसमें बहुत बड़ा योगदान मुंशी प्रेमचंद जी का है, चूँकि उर्दू में लिखते लिखते अब हिंदी में वो आ चुके हैं। बहुत बड़ा योगदान जयशंकर प्रसाद का है। और ये सारे लोग जब मतलब एक तरह से आधुनिक युग में ले आए चीज़ों को, और तो हम भारत के पुनर्जागरण से ही आधुनिक काल मानेंगे। हिंदी साहित्य में भी एज वेल इतिहास में भी पढ़ने को तो हम आधुनिक काल प्लासी से पढ़ते हैं, चूँकि कैरेक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर जाता है, शासन के तत्व और सोच और सारी व्यवस्था चेंज करती है, इसलिए मॉडर्न काल वहीं से लेते हैं। लेकिन वह मॉडर्न काल कहीं ना कहीं यूरोप से प्रभावित है, यूरोपीय आधुनिक काल से प्रभावित है। लेकिन हिंदी का जो मॉडर्न काल है, एक बहुत बड़ी बात आपको बता रहा हूँ, वह यूरोप की आधुनिकता से प्रभावित नहीं है, वो इंडोजेनस है, अपना देसीपन के साथ अपनी आधुनिकता को लाता है, जहाँ सोच समझ विचार और बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात होती है। चूँकि हिस्ट्री का आधुनिक काल नहीं इन बुराइयों के बाद, फिर इसको भी पुनर्जागरण का ही सहारा लेना पड़ता है। उससे पहले कभी भी इन सवालों पे गंभीरता से नहीं सोचा गया। अलग बात है कि मध्यकाल में अकबर के सामने भी ये प्रश्न आया था राजपूतों के संदर्भ में, लेकिन जो चीज़ आधुनिक काल में राजा राम मोहन राय की मंडली उठाती है और जो विकृति ये मैकाले लाता है, ये दोनों, एक की अच्छाई एक की बुराई, और इन सब के खिलाफ एक देसी आंदोलन जो चलता है, वही हिंदू काल। तो वही हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है, वही पुनर्जागरण उसका लिमिटेशन होगा। अब बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, जिसके अंदर मैंने ये सारी बात को एक तरह से व्यक्त कर दिया। इकाई 1, 2, 3, 4, 5 का आधुनिक युग की भूमिका, आधुनिक युग की परिस्थितियाँ, आधुनिक युग के वैचारिक आधार, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का विकास, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। चूँकि इसी काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अलग बात है कि उसके ध्येय विचार अलग है, लेकिन एक मंच बन जाता है जहाँ मिल बैठ के हम भारत के बारे में सोचने लगते हैं, एक दबाव समूह बनते हैं और सामाजिक स्तर पे हम उन चीज़ों को लाना चाहते हैं। और सबके पीछे एक चीज़ को हम कभी नहीं भुला पाएंगे, वो है फ्रांस की क्रांति। मानव इतिहास इसको नहीं भुला पाएगा। कहीं ना कहीं हर चीज़ प्रसूत जन्म यहीं से लेती है, आधुनिकता के तत्व। फ्रांस की क्रांति कभी ज़रूर इसको आप पढ़ा कीजिए, जब भी मिले, हमारे भी बहुत फ्री वीडियो होंगे। तो 1789 को जो ये क्रांति होती है, इस क्रांति के दो बहुत बड़े अवदान हैं। क्या? तो पहला कि ये क्रांति समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के नारों के साथ आती है। और इस क्रांति का नायक कौन है? तो सामान्य जन है। थर्ड स्टेट, वहाँ स्टेट बोलते थे स्ट्रैटिफिकेशन में। फर्स्ट स्टेट पादरियों का होता था, यानी पुजारी वर्ग का। सेकंड स्टेट ऐसे लोगों का जिसमें एक तरह से कह सकते हैं कि प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर, वकील, चार्टर अकाउंटेंट, बैंकर, साहूकार। और थर्ड स्टेट कॉमनर्स का था। तो कॉमनर्स ने अपने लिए अपने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाया और रक्तविहीन क्रांति किया। ज़बरदस्ती बलात् पार्लियामेंट में घुसकर, उनको वोटिंग राइट भी नहीं था, परिस्थिति ऐसी पैदा की, इतना बड़ा विद्रोह किया कि बाध्य होकर लुई 16 राजा था, बड़ा विलासी था, उसको सरेंडर करवाना पड़ा और फ्रांस अपनी आधुनिक रूपों को प्राप्त किया। तो ये मैसेज देने में, हालांकि इससे पहले अमेरिका हो गई है, लेकिन वो युद्ध से लड़ी गई क्रांति थी। और अमेरिका की क्रांति में बहुत ऐसा आग्रह नहीं था कि समाज बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय का आग्रह नहीं रहा है। बड़ा लंबा फिर संघर्ष करना पड़ा, श्वेत अश्वेत तमाम द्वंद्वों के साथ अमेरिका एक स्वतंत्र देश रहा, पार्लियामेंट्री सिस्टम से चला, लेकिन वो चीज़ नहीं था। लेकिन फ्रांस की क्रांति वाकई में आधुनिक संदर्भ में बहुत पवित्र क्रांति रही और कॉमनर्स को इससे बहुत फ़ायदा हुआ। और इस सब का प्रभाव हमारे जागरण पर पड़ा, हमारे साहित्य, संस्कृति, हमारी पूरी चिंतन परंपरा पर पड़ा। राष्ट्रीय का आधुनिक भारतीय साहित्य का योगदान,
बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि राष्ट्रीयता कहीं भी विश्व में आई है तो साहित्य पे ही आरूढ़ होकर आई है। राष्ट्रीयता कोई हवा नहीं है कि हवा से आ जाए, कोई कोरोना वायरस नहीं था। साहित्य उसकी पृष्ठभूमि बनी, और मैं पहले बता चुका हूँ कि सर्वकालिक प्रिय भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य नहीं भुला सकता, क्योंकि अंग्रेजी साहित्य में इस काल में ऐसा कोई आग्रह नहीं है। हाँ, उर्दू साहित्य में, फारसी में ऐसा आग्रह है, मतलब हमारे वर्नाकुलर लैंग्वेज में ऐसी आस्था है, ऐसा आग्रह है, लेकिन अंग्रेजी में नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी तो शासकों की भाषा थी, तो यहाँ से आती है, नो डाउट। और इसमें ये सारे साहित्यकार भी आते हैं। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती को आप भुला नहीं सकते। माखनलाल चतुर्वेदी, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, तो पुष्प की अभिलाषा, आज़ादी की आही गीत है कि क्या चाहिए मुझे, क्या बात है। एक पंक्ति जो कहती है कि कनक, मतलब सोने की कटोरी में आपको भोजन मिलेगा और उसे भी पसंद नहीं है कि मेरे पुलकित पंख टूट जाएंगे, तो सुभद्रा कुमारी चौहान ऑल टाइम, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर और श्याम नारायण पांडे, तो ये सब वो सारे साहित्यकार हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान है राष्ट्रीयता की दृष्टि से। और चूँकि भारत दुर्दशा, मैं भारत भारती पढ़ के जब भारत की स्थिति पे चर्चा करते हैं तो वाकई में, और ये महाभारत की पृष्ठभूमि में कुरुक्षेत्र हो या रश्मिरथी हो के द्वारा चीज़ों को समझा जा सकता है। क्योंकि समय कम है, इसकी परीक्षा होने वाली है, विस्तार से जब इसका क्लास क्रैश कोर्स कराऊंगा तो बताऊंगा, क्योंकि बताने के साथ व्याख्या भी बतानी होगी, सबकी कविता भी बतानी होगी, इसलिए मैं एक मोटा मोटी आउटलाइन केवल खींच रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझें और असाइनमेंट करने में भी आपको सुविधा हो। काव्य वाचन एवं विश्लेषण, भारतवर्ष की श्रेष्ठता, हमारा उद्भव, हमारे पूर्वज और स्त्रियाँ। तो याद हो कि हमारे पूर्वज में कुछ कमियां थी, मास एजुकेशन नहीं था, लेकिन जो कुछ भी था कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी। हम जब वैदिक काल में, खासकर पूर्व वैदिक काल जिसको मैं ठीक ठाक मानता हूँ, जिसमें बहुत भेदभाव नहीं है, बहुत डेमोक्रेटिक था, महिलाओं को हर जगह भाग लेने का अधिकार था। काव्य वाचन विश्लेषण, हमारी सभ्यता, काव्य वाचन विश्लेषण, पुष्प की अभिलाषा, बंदी और कोयल, काव्य वाचन विश्लेषण, प्यारे भारत देश, अमर राष्ट्र, दीप जले, काव्य वाचन, झांसी की रानी, हिमालय समरशेष है, कलम आज उनकी जय बोल, यानी दिनकर जी, काव्य वाचन विश्लेषण, हल्दी घाटी, द्वादश सर्ग, काव्य वाचन विश्लेषण, विप्लव गायन। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। पृष्ठभूमि सबसे कठिन था, ये सब जगह मिलता है और नहीं मिलता है, इसलिए उसको मैं एक आउटलाइन ड्रा कर दिया। अब आप ढंग से पढ़ें, आगे क्रैश कोर्स में चीज़ों को दिया जाएगा। आप हमारे टच में रहें, ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया कर लें, एक दूसरे मित्रों को बताएं कि इग्नू के लिए कोई ऐसा पवित्र प्रयास किया जा रहा है। जय हिंद।